अब सवाल यह है कि जी इस स्टेज पे सारी की सारी 52 लोगों की काबीना ये समझती है कि हफीज़ शेख को बकरा बना के कुर्बानी का वो अपनी इससे हट जाएंगे कि परफॉर्मेंस भी कोई चीज़ है, गवर्नेंस भी कोई चीज़ है। हाँ। अभी देखें जिस तरीके से तीसरा दौर आएगा तब्दीलियों का, बात यह है कि एक कलेक्टिव फेलियर हुआ है। परफॉर्मेंस और गवर्नेंस के हवाले से जो चीज़ें अचीव करने वाली थी वो नहीं की गई। और प्राइम मिनिस्टर साहब देखें बार बार आता है, 24 उन्होंने मीटिंग की थी काबीना की सिर्फ इस मसले के लिए, महंगाई के हवाले से टास्क फोर्सेस बनी और कमेटियां बनी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। अब बात सूरत हाल इस वक्त यहाँ पे आ गई है कि जी इसके बाद क्या होगा। अभी मैं देख रहा था कि अपने डॉक्टर बाबर रवान साहब और कुछ और लोग इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं हमाद अजहर साहब की कि जी कुछ वो बेस्ट चॉइस है। भाई अगर वो बेस्ट साहब की तो बड़ी देखे ना, नहीं बेस्ट चॉइस अगर वो थे तो जब उनको रेवेन्यू डिवीजन दिया गया था तो उनको फिर क्यों हटा दिया गया? FATF में उसने बड़ा काम किया, मानने वाली बात। सवाल ये कि जी अब वो नए सिरे से शुरू करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे मामला, ये इतना आसानी के साथ हल होने वाला नहीं। सही आप कह रहे हैं। देखें एक चीज़ मैं बताऊं, महंगाई पे आगे चल के भी बात करेंगे। एक बात यह है कि सब लोग ये बात कर रहे हैं कि 2 सूबे जो उनके पास हैं, बुजदार फैक्टर, उसके बाद वो कहते हैं कि जी KP के महमूद खान, और फिर आज़म खान का नाम आता है कि जी ब्यूरोक्रेसी में सब लोग नाराज़ हैं, कोई इनिशिएटिव लेना नहीं चाह रहा, कोई बात करना नहीं चाह रहा। अब वो मामला वो कहते हैं कि 80-90% तक मसले अनरिजॉल्व हैं, जो डेवलपमेंट बजट देने थे, प्रोग्राम शुरू करने थे, नैब का खौफ, ये सारी चीज़ें। अब वो कह रहे हैं कि जी 2.5 सालों में क्या क्या हुकूमत कर जाएगी, प्राइम मिनिस्टर कर पाएंगे। मेरा ख्याल है एक बंदे की वजह नहीं, वजह एक कलेक्टिव फेलियर है, इसको जब तक ठीक नहीं करेंगे। और दूसरा एक बात मैं बता दूँ, वक्त आ गया है कि जी जज़ा और सज़ा की जाए। अगर आपके गले में फंदा पड़ता है तो फड़ना चाहिए, मेरे में फंसना लगना चाहिए तो लगना चाहिए, तभी मामला ठीक है। अदरवाइज ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। जिम्मेदारों का तयन हो जाना चाहिए, वक्त आ गया है, तभी मामलात आगे बढ़ेंगे और मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन इमरान याकूब साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। हमने देखा कि जब से PTI की हुकूमत आई मुसलसल तब्दीलियां होती जा रही हैं। 2.5 साल के अरसे में हमने देखा कि ये तीसरे वजीर खजाना तब्दील हुए हैं। सिर्फ वजीर इत्तलात की बात की जाए तो अब तक 3 तब्दीलियां हो चुकी हैं। 5 चेयरमैन FBR तब्दील हो चुके हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं, 4 ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ी तब्दीलियां देखने में सामने आई। लेकिन हमने देखा कि खातिर ख्वाह इन तब्दीलियों के नताइज सामने नहीं आए। आपको लगता है कि इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, कोई नताइज आएंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा? याकूब साहब, माजरत के साथ एक जुमला में ऐड करूं, फिर आप बात कीजिएगा। अभी जिस तरीके से हफीज शेख के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, अभी 2 हफ्ते पहले तक हफीज शेख को सेनेटर बनाने के लिए पूरी दुनिया, हुकूमत तो क्या पूरी दुनिया लगता है उनके साथ खड़ी थी। व्हाट वेंट रॉन्ग कि आज जो सारी बुराइयों के जिम्मेदार हो रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तियाक साहब, बात ये है कि जैसे अभी सोनिया का भी सवाल था, मैं समझता हूँ कि ये कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये रिटर्न ऑन दी वॉल है। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये सारे मामला सिर्फ हफीज शेख साहब की वजह से खराब नहीं थे, ये इमरान खान साहब की हुकूमत की बैड गवर्नेंस की वजह से सारे मामला खराब हैं। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब बैठे हैं, वो इस पे तफसील से रोशनी डालेंगे। मैं तो खुद जाती तौर पे उनका मोतक़िद भी हूँ, उनका फ़ैन भी हूँ। गुजारिश ये है कि यहाँ पे मैं तो सिर्फ मैं भी बड़ा फ़ैन हूँ डॉक्टर साहब का। जी ऐसे ही है सर। एहतशाम साहब, बात ये है कि मैं तो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने शायद इस वक्त इस बात का गुस्सा निकाला है कि वो ये चाहते हैं कि जनाब, ये जो कहा जाता था कि शायद हफीज शेख साहब किसी और की चॉइस है, तो उन्हें ये लगता है कि जब सेनेट के इंतखाबात में जो सुबकी हुई है और जिस तरह से ये सारा मामला हुआ है, शायद उन्होंने इस बात को, उन्होंने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर अगर हमारा बंदा नहीं तो आपका बंदा भी नहीं। लेकिन इससे नुकसान होगा, इससे मुल्क को या हुकूमत को कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि हुकूमत, आप ये देखिए, आपने खुद बता दिया 5 आपने चेंज कर दिए FBR के चेयरमैन। बिल्कुल। इवन आप शब्बर जैदी जैसे बंदे को भी ले आए, जिसको आपने चैंपियन पहले अवाम के सामने बना के पेश किया, और उसके बाद आपने कहा कि जनाब उनको काम ही नहीं करने दिया, वो माफी मांग के चले गए। इसी तरह आपने 3 वजीर खजाना बदल दिए। आपने जब रेवेन्यू मिनिस्टर बनाने की कोशिश की तो आपको वो बावजह फैसला वापस लेना पड़ा। सही। अब आप 15 दिन पहले कह रहे थे कि हफीज शेख साहब ने कहा है जी मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का बयान जारी हुआ कि जनाब हफीज शेख साहब, आपकी तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, प्लीज आप कंटिन्यू करें।
यानी आप आज अगर 2.5-3 साल का मलबा उस गरीब पे डाल रहे हैं तो 15 दिन पहले तक तो उसकी परफॉर्मेंस ही बड़ी अच्छी थी। इन 15 दिनों में क्या हो गया ऐसा कि आपने सारा मलबा ही उन पे डालने की कोशिश? वो कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई को जवाब बना रहे हैं। ठीक है फरुख सलीम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब जाहिर है जिस तरीके से इमरान याकूब साहब ने भी बात की है, आपको लगता है कि जिस तरीके से हुकूमत दावा कर रही है कि हफीज शेख की तब्दीली की वजह महंगाई है, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि मुतादिद बार ये कहा जाता रहा है कि मईशत की सम दुरुस्त हो गई है, मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, मौशी एशारिये बेहतर हो रहे हैं, वज़ीर आज़म खुद भी एतमाद का इजहार कर चुके हैं। आपको क्या लगता है अचानक क्या हुआ? अब IMF के प्रोग्राम के बहाली के चंद ही दिन बाद ये बड़ी तब्दीली सामने आई है। आपको लगता है कि अब सूरत हाल में बेहतरी आएगी, महंगाई कम होगी, हमाद अजहर साहब अवाम को रिलीफ दे पाएंगे? आपने बहुत सारे किए हैं। फराज साहब ने कहा है कि हफीज शेख साहब को हटाया इसलिए जा रहा है क्योंकि महंगाई को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर जो स्टेट बैंक की अभी तरमीम सामने हुकूमत खुद से लेके आई है, उसमें महंगाई को कंट्रोल करना स्टेट बैंक का काम है, वो वजारत खजाना का नहीं है। तो अगर तो महंगाई की वजह से किसी को निकाला जा रहा है तो फिर हफीज शेख साहब नहीं बनते, फिर वो कोई स्टेट बैंक वाले बनते हैं, क्योंकि महंगाई को रोकना हुकूमत खुद से कह रही है कि वो स्टेट बैंक का काम है। दूसरा ये कि पिछले 32 महीने से हम मुसलसल सुन रहे हैं कि हुकूमत ये कह रही है कि महंगाई जो आज आ रही है इसकी जिम्मेदार तो PMLN की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो पहली हुकूमतें आई थी। अगर पहली हुकूमतों की वजह से महंगाई आ रही है तो फिर आप अपने वजीर को क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा, फिर अगर महंगाई की वजह से निकाला जा रहा है तो वस्त 2020 पिछले साल का तकरीबन जो मिड टाइम था, उस वक्त महंगाई पीक कर गई थी, तकरीबन 11% को टच कर रही। अब तो वो आ गई है 8-9% पे। तो अगर महंगाई की वजह से निकाला जाना था तो फिर पिछले साल निकालना था। अब तो महंगाई की शरह जो है वो बेहतर हो गई है पहले की वजह से। अच्छा, अब शिबली साहब ने एक और चीज भी कही। उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब एक नई टीम चाहते हैं, माशी टीम एक नई चाहते हैं, इसलिए इनको निकाला गया है। अब मेरा सवाल ये बनता है कि आप जब रियासती कारोबार चला रहे हैं तो आपने कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले टीम तश्कील दी जाती है, फिर दूसरा फेज आता है कि वो टीम मनसूबाबंदी करती है, फिर मनसूबाबंदी के बाद उस मनसूबे के ऊपर अमल दरामद होता है और उसके नतीजे में फिर आपको मिलती है रियासत मदीना। कभी चीनी माफियाज, कभी आटा माफियाज, और ये स्कैंडल्स हमने देखा कि मंजरे आम पर आए, तहकीकात भी हुई, रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन हमने देखा कि महंगाई कम नहीं हुई, ना ही चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम आया। तो अब आगे जाकर सूरत हाल किस तरीके से बदलेगी? अभी जिस तरह से डिस्कशन चल रही थी कि चेहरों की तब्दीलियों से तो कुछ नहीं होगा, तो फिर क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? आपको क्या लगता है? सोनिया, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी है। उसकी बुनियादी वजह यह है, मुझे आप ये बताएं कि जब आपने जिक्र किया खुद कि जी माफियाज की वजह से हुकूमत ने कहा महंगाई बढ़ रही है, जी मान लिया ये सच है बात, मान लिया कि कार्टर्स है जो महंगाई बढ़ाते हैं, फिर आपने कहा जी चीनी ये लोग इन्वॉल्व थे, आटा ये लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन मुझे ये भी बता दें, अपने इर्द गिर्द जरा नजर दुरा के, कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी अपनी काबीना में कितने लोग हैं, वजीर आला पंजाब के साथ कितने लोग हैं, यानी वो जो लोग जिनके बारे में आप कहते हैं कि जनाब ये माफियाज है, ये कार्टर्स हैं, वो सब तो आपकी गोद में बैठे हुए हैं। आप अगर उनके खिलाफ कुछ करना चाहते थे तो किसी एक के खिलाफ तो कम से कम कर लिया होता। पहले आपने कौन को इस जो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि मेरे पास 200 एक्सपर्ट्स की टीम है जो आते ही तूफान ले आएंगे। मैं समझता हूं कि कहाँ है वो एक्सपर्ट? आपकी टीम तो आज तक नहीं बन रही। फिर अल्लाह जानता है कि मुझे आज दिल कर रहा है कि मैं डॉक्टर फरुख सलीम साहब को ऑन स्क्रीन सल्यूट करूं। अगर डॉक्टर साहब देख रहे हो तो मैं सल्यूट कर रहा हूं कि वजीर आजम से ज्यादा समझदार तो ये निकले। इन्होंने फौरन बांप लिया कि इस टीम में अगर मैं हिस्सा बना तो मेरी भी बदनामी होगी। इन्होंने फौरन माफी मांग ली और अलग हो गए। गुजारिश ये है, जो काम करने वाले लोग हैं वो तो आपके साथ चल नहीं सके। चले फारूक साहब से इमरान याकूब साहब सजेशन ले लेते हैं। फारूक सलीम साहब, आपको क्या लगता है? बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है मौशी पॉलिसियों पर, हुकूमत इदराक भी कर रही है, हम देख रहे हैं कि नोटिस भी लिए जाते हैं, कंट्रोल नहीं हो। हल क्या है? आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी चीजें हुकूमत को करनी चाहिए कि कंट्रोल किया जा सके इस सूरत हाल पर? सोनिया, पहले तो इमरान साहब जरा नवाजी कर रहे हैं
मुझे आई थिंक इज गिविंग मी मोर देन आई डिजर्व, इतना मैं डिजर्व नहीं करता जितना वो कह रहे हैं। अच्छा, अब हल का कहाँ तक मामला चलता है? देखिए, अभी एहतशाम साहब ने जिक्र किया, आपने जिक्र किया कि नैब की रिपोर्टें हैं, एफआईए पीछे पड़ जाती है, इन सब लोगों को अंदर कर दें, इन सब लोगों को उल्टा लटका दें। मेरा सवाल ये है कि ये सारी माफिया को उल्टा लटकाने के नतीजा क्या होगा? क्या नैब की रिपोर्ट के नतीजे में चीनी की कीमत कम आ जाएगी? क्या आटे की कीमत कम हो जाएगी? क्या बिजली जो 11 रुपए की 2 साल पहले थी आज 22 पे चली गई, ये 35 पे रुक जाएगी, उससे नीचे आ जाएगी? देखिए, सजा देने का आम आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। 22 करोड़ पाकिस्तानियों का कोई ताल्लुक नहीं कि आप चीनी वाले को सजा देते हैं या नहीं देते, उसको उल्टा लटकाते हैं या सीधा लटकाते हैं। उसका मकसद ये है कि चीनी की कीमत कम करें, उसका मकसद ये है आटे की कीमत कम करें। उसने दरख्त नहीं गिनने कि हुकूमत कितनी रिपोर्टें निकाल रही है, एफआईए क्या कर रही है, नैब क्या कर रही है, जो मर्जी करें आप, उसने फल खाना है। दरख्त नहीं गिनने हैं कि कितने दरख्त हैं और कितनी दफा कलाबाजियां लगाई जा रही हैं। देखिए, चीनी के ऊपर मैं आपको बता दूं, पॉलिसी का खेल है। यहाँ किसी को अंदर नहीं करना पड़ता, यहाँ किसी को एहतसाब का अमल नहीं चाहिए, किसी के खिलाफ किसी को उल्टा नहीं लटकाना, आपने पॉलिसी लेके आनी है। खराब मामला है पॉलिसी का फुकदान। चीनी का मैं आपको बता दूं, चीनी 55 रुपए थी 2.5 साल पहले, आज 100 रुपए पे चल रही है। पॉलिसी के फुकदान के नतीजे में चल रही है। आज अगर वजीर आजम साहब 2 जुमले लिखने हैं, उन्होंने 2 पॉलिसी मैटर्स करने हैं, वो पहला जुमला ये लिख दें कि भाई जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी इंपोर्ट कर लो, दुनिया के जिस मर्जी मुल्क से इंपोर्ट कर लो, हम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। ये पहली पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी वो ये कह दें कि भाई जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी एक्सपोर्ट कर दें आप मुल्क से, जिस मर्जी मुल्क को एक्सपोर्ट कर दें, हम कोई सब्सिडी नहीं देंगे। अगर ये 2 पॉलिसी वजीर आजम साहब इन 2 पॉलिसीज का ऐलान कर देते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को दुनिया की सस्ती तरीन चीनी मिलेगी और पाकिस्तान के अंदर कभी भी 1 किलो की भी किल्लत नहीं आएगी। आपको किसी को उल्टा नहीं लटकाना, आपको चीनी के मालकान को जेल में बंद नहीं करना, आपने पॉलिसी लेके आनी है। आप माफिया को तोड़ना चाहते हैं, आपको माफिया को उल्टा लटकाने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी पॉलिसीज लानी है कि उनके जो महल हैं माफिया के, वो खुद ब खुद गिर जाए, तितर बितर हो जाए। ये जैसे मैंने आपको पॉलिसी के साथ 1-2 चीज़ें ज़रा क्लैरिफाई भी कर दें। ठीक है, आपकी बात है कि बुनियादी तौर पे पॉलिसीज़ ठीक होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, तब मामलात होंगे। देखिए, जिस तरीके से जो माफियाज़ की बात आती है, अब देखें ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं होल्डर्स, जिस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं, गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट सेक्टर तो काम ही नहीं करी, सारा काम प्राइवेट सेक्टर में है। एक परसेप्शन की बात होती है। देखें, जब ये यकीन हो कि हमारा कोई बिगाड़ेगा नहीं, तो कोई इनकी बात ही नहीं सुनेगा। एक वक्त था हम देखते थे कि हुकूमत कुछ सीरियस होती थी तो चीज़ें ठीक हो जाया करती थी, एक मैसेज ही जाता था स्ट्रॉन्ग।